सोचिए, एक ही शहर में कोई जुहू के आलीशान इलाके में रहता है, जापानीज सुशी खाता है, और कोई गिरनगांव में रहकर वड़ा पाव से गुजारा करता है। दोनों मुंबई हैं, दोनों एक ही इंडस्ट्रियल सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन उनका काम, इनकम और पूरा अर्बन एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। बिल्कुल शुभ। और यही इस चैप्टर का बड़ा सवाल है। काम सिर्फ इनकम कमाने का साधन है या हमारी आइडेंटिटी और सोशल रिलेशंस को भी शेप करता है? आज हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी, कास्ट, जेंडर, रीजन, किनशिप और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मिलकर इंडियन इंडस्ट्रियल सोसाइटी को कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर का नाम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और ये क्लास 12 सोशियोलॉजी की बुक सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया का चैप्टर 5 है। शुरुआत बॉलीवुड और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे एग्जाम्पल से होती है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जॉब्स, वर्क प्रोसेस, वर्किंग कंडीशंस, होम बेस्ड वर्क, यूनियंस और स्ट्राइक्स तक डिस्कशन आगे बढ़ता है। एक इम्पॉर्टेंट सोशोलॉजिकल लेंस याद रखिए, कौन क्या प्रोड्यूस करता है, कौन कहाँ काम करता है, कौन किसे बेचता है, ये केवल इंडिविजुअल चॉइसेस नहीं होते, इनके पीछे सोशल पैटर्न्स होते हैं। लेकिन इंडिविजुअल्स के चॉइसेस भी सोसाइटी को बदलते हैं, यानी सोसाइटी और वर्क के बीच दो तरफा रिलेशनशिप है। अब मुंबई का एग्जाम्पल समझते हैं। बॉलीवुड में डांसर्स, स्टंट आर्टिस्ट और एक्स्ट्रास जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन का हिस्सा है। उनकी डिमांड्स में 8 HOUR शिफ्ट्स, प्रॉपर वेजेस और सेफ वर्किंग कंडीशन शामिल हैं। इससे पता चलता है कि फिल्म इंडस्ट्री भी एक इंडस्ट्री है जहां वर्कर्स, प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और यूनियंस सब मौजूद हैं। और सिटी में इनक्वालिटी केवल सैलरी से नहीं दिखती। लोग कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं और उनके कपड़ों की कीमत कितनी है, इनसे भी क्लास डिफरेंस दिखाई देता है। फिर भी सिटी कुछ कॉमन एक्सपीरियंसेस देती है। लोग वही फिल्म्स और क्रिकेट मैचेस देखते हैं, एयर पोल्यूशन झेलते हैं और बच्चों के अच्छे फ्यूचर के एस्पिरेशंस रखते हैं। यहाँ एक लाइकली कंफ्यूजन है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन आते ही पुरानी सोशल आइडेंटिटीज खत्म हो जाती हैं? नहीं। चैप्टर बताता है कि कास्ट, किनशिप नेटवर्क्स, जेंडर और रीजन अब भी वर्क ऑर्गेनाइज करने और प्रोडक्ट्स मार्केट करने को इन्फ्लुएंस करते हैं। टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन कल्चर यह तय कर सकता है कि लोग उसे कैसे अपनाएंगे। जेंडर का एग्जाम्पल बहुत यूजफुल है। नर्सिंग या टीचिंग में विमेन ज्यादा क्यों दिखाई देती हैं, इंजीनियरिंग में कम? सोसाइटी अक्सर केयरिंग और नर्चरिंग वर्क को विमेन से जोड़ती है और इंजीनियरिंग को टफ या मैस्कुलिन मानती है, जबकि नर्सिंग फिजिकली बहुत डिमांडिंग हो सकती है। इसलिए जॉब डिस्ट्रीब्यूशन को नेचुरल मानना सही सोशियोलॉजिकल अप्रोच नहीं है। कॉफी एडवर्टाइजमेंट वाला एग्जाम्पल भी याद रखने लायक है। इंडिया में पैकेज पर 2 कप्स दिख सकते हैं, जबकि अमेरिका में 1 कप। चैप्टर का पॉइंट है कि इंडिया में कॉफी कई लोगों के लिए सोशल ओकेजन है, केवल इंडिविजुअल वेकअप एक्टिविटी नहीं। मार्केटिंग भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सोशल पैटर्न से प्रभावित होती है। अब आते हैं इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमिल डर्कहाइम जैसे थिंकर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय के मेजर चेंजेस पर विचार किया। इंडस्ट्री के साथ अर्बनाइजेशन, फेस टू फेस रूरल रिलेशनशिप्स का कम होना और मॉडर्न वर्कप्लेसेस में अनोनिमस प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स का बढ़ना जुड़ा। इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिटेल्ड डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है। वर्कर अक्सर प्रोडक्ट का केवल छोटा हिस्सा बनाता है, इसलिए उसे फाइनल प्रोडक्ट दिखाई नहीं देता। वर्क रिपीटेटिव और एग्जॉस्टिंग हो सकता है। मार्क्स ने ऐसी स्थिति को एलियनेशन कहा, जब व्यक्ति अपने वर्क से जुड़ाव या आनंद महसूस नहीं करता और सर्वाइवल के लिए काम करने को मजबूर होता है। लेकिन चैप्टर एक बैलेंस्ड पॉइंट भी देता है। एलियनेटिंग वर्क भी अनएम्प्लॉयमेंट से बेहतर लग सकता है, क्योंकि बिना वर्क के सर्वाइवल ही अनसर्टेन हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ स्फीयर्स में इक्वालिटी बढ़ा सकती है, जैसे ट्रेन्स, बसेस या साइबर कैफेज में कास्ट डिस्टिंक्शंस कम दिखाई दे सकती है। फिर भी डिस्क्रिमिनेशन और इनकम इनइक्वालिटी बनी रह सकती है। अब इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पेसिफिसिटी समझे। इंडिया वेस्टर्न मॉडल की तरह भी है और उससे अलग भी। कोई सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज में सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा बड़ा है और एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग हैं, जबकि इंडिया में बड़ी वर्कफोर्स अभी भी प्राइमरी सेक्टर, खासकर एग्रीकल्चर में लगी हुई है। चैप्टर के 2018-19 फिगर्स के अनुसार लगभग 43% वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में, 17% सेकेंडरी सेक्टर में और 32% टर्शियरी सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ में एग्रीकल्चर का शेयर तेजी से घटा है और सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन आधे से अधिक बताया गया है। यानी जहां सबसे अधिक लोग काम कर रहे हैं, वहां इनकम जनरेशन कम है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में 52% से अधिक वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, करीब 24% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में और लगभग 24% कैजुअल लेबर में।
इसलिए केवल ये कहना कि इंडस्ट्री बढ़ रही है पर्याप्त नहीं है। हमें पूछना होगा किस तरह का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और क्या उसमें सिक्योरिटी और बेनिफिट्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डिस्टिंक्शन यही आता है। एक डेफिनेशन के अनुसार ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वे यूनिट्स आते हैं जहां पूरे साल 10 या उससे अधिक लोग एम्प्लॉयड हों और यूनिट गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हो। वहां सैलरी या वेजेस, पेंशन और अन्य बेनिफिट सुनिश्चित करने की व्यवस्था होती है। इंडिया में 90% से अधिक वर्क अनऑर्गेनाइज्ड या इनफॉर्मल सेक्टर में बताया गया है। इसका मतलब है कि बहुत कम लोगों को लार्ज फर्म्स, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट, फिक्स्ड रूल्स और कंप्लेंट रिड्रेसल का एक्सपीरियंस मिलता है। छोटे वर्क प्लेसेस में पर्सनल रिलेशनशिप बहुत असर डालते हैं। एम्प्लॉयर खुश हो तो रेज, कॉन्फ्लिक्ट हो तो जॉब लॉस। और सिक्योर जॉब्स विद बेनिफिट्स बहुत कम हैं। जिन लोगों को ऐसी जॉब्स मिलती हैं उनमें भी 2/3 गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की डिमांड बहुत हाई रहती है। पब्लिक सेक्टर वर्कप्लेस में अलग अलग रीजन्स और बैकग्राउंड्स के लोग साथ काम कर सकते हैं, जिससे कास्ट, रिलीजन और रीजन की बाउंड्रीज कुछ हद तक क्रॉस होती हैं। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ने 1990s के बाद इंडस्ट्री को बदला। प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज को टेलीकॉम, सिविल एविएशन और पावर जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज किया गया। लाइसेंसेस की आवश्यकता कम हुई और फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडियन शॉप्स में आसानी से आने लगे। पार्ले ड्रिंक्स का कोका कोला द्वारा खरीदा जाना चैप्टर का एग्जाम्पल है। साथ ही डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ है पब्लिक सेक्टर कंपनीज में गवर्नमेंट का अपना शेयर बेचना। इससे वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी की चिंता हुई। मॉडर्न फूड्स के एग्जाम्पल में प्राइवेटाइजेशन के पहले 5 वर्षों में 60% वर्कर्स को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। लिबरलाइजेशन का एक दूसरा असर आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बढ़ना है। अब क्वेश्चन है, लोग जॉब्स पाते कैसे हैं? केवल छोटा परसेंटेज एडवर्टाइजमेंट्स या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए जॉब पाता है। प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, प्राइवेट ट्यूटर्स, आर्किटेक्ट्स और फ्रीलांस फोटोग्राफर्स जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पर निर्भर करते हैं। उनका काम ही उनके लिए एडवर्टाइजमेंट बन जाता है और मोबाइल फोन्स ने उनका नेटवर्क बड़ा किया है। फैक्ट्री रिक्रूटमेंट का पैटर्न अलग रहा है। कानपुर टेक्सटाइल मिल्स में जॉबर्स को मिस्ट्रेस कहा जाता था। वे खुद वर्कर्स होते थे। वर्कर्स के ही रीजंस और कम्युनिटीज से आते थे, लेकिन ओनर का सपोर्ट होने के कारण उनका अथॉरिटी पोजीशन बन जाता था। वे वर्कर्स पर बॉसिंग भी करते और कम्युनिटी रिलेटेड प्रेशर भी डालते थे। आज जॉबर की इंपॉर्टेंस कम हुई है, लेकिन मैनेजमेंट और यूनियंस रिक्रूटमेंट में रोल निभाते हैं। बादली वर्कर्स रेगुलर वर्कर्स की जगह काम करते हैं, अक्सर वर्षों तक उसी कंपनी में रहते हैं, फिर भी उन्हें परमानेंट वर्कर्स जैसी स्टेटस और सिक्योरिटी नहीं मिलती। यही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट वर्क का एक रूप है। कंस्ट्रक्शन साइट्स और ब्रिकयार्ड्स में कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम साफ दिखता है। कॉन्ट्रैक्टर गांव जाकर वर्क ऑफर करता है और ट्रांसपोर्ट सहित एडवांस लोन देता है। वर्कर उस लोन को चुकाने तक वेजेस के बिना काम करता है। पहले डेट एग्रीकल्चरल लेबरर्स को लैंडलॉर्ड से बांधता था। इंडस्ट्रियल वर्क में वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर दूसरा एम्प्लॉयर खोज सकते हैं, इसलिए कुछ अधिक मोबिलिटी मिलती है। वर्क कैसे कराया जाता है? मैनेजर के पास प्रोडक्शन बढ़ाने के 2 मुख्य तरीके होते हैं, वर्किंग आवर्स बढ़ाना या एक निश्चित समय में आउटपुट बढ़ाना। मशीनरी आउटपुट बढ़ाती है, लेकिन वर्कर्स को रिप्लेस करने का खतरा भी पैदा करती है। मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ने मैकेनाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट पर पड़ने वाले खतरे को पहचाना। टेक्सटाइल वर्कर रामचरण ने वीविंग को मशीन का एक्सटेंशन जैसा बताया। आईज, नेक, लेग्स और हैंड्स लगातार मशीन के साथ चलते हैं। कई मशीन्स एक साथ चले तो फोकस टूट नहीं सकता। ये एलिनेशन और मशीन बेस्ड लेबर को समझाने वाला सोर्स बेस्ड एग्जाम्पल है। वर्कर केवल प्रोडक्ट नहीं बनाता, मशीन की स्पीड के अनुसार खुद को ढालता है। गांधी मशीनरी के हर रूप के विरोधी नहीं थे। उनका ऑब्जेक्शन मशीनरी की क्रेज से था, खासकर ऐसी लेबर सेविंग मशीनरी से जो लोगों को बेरोजगार कर दे। वे चाहते थे कि टाइम और लेबर का लाभ सोसाइटी के सभी लोगों को मिले, वेल्थ कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना हो। स्पिनिंग व्हील उनके ऑल्टरनेटिव विजन का प्रतीक था। मारुति उद्योग का एग्जाम्पल वर्क इंटेंसिटी दिखाता है। असेंबली लाइन पर हर मिनट 2 कार्स निकलती हैं और वर्कर्स को पूरे दिन में केवल 45 मिनट्स का रेस्ट मिलता है। आउटसोर्सिंग और जस्ट इन टाइम सप्लाई कंपनी की कॉस्ट कम करते हैं, लेकिन सप्लाई डिले होने पर वर्कर्स पर प्रोडक्शन टारगेट्स पूरा करने का प्रेशर और टेंशन बढ़ जाता है। सर्विसेज और आईटी सेक्टर को ऑटोमेटिकली आरामदायक या क्रिएटिव मान लेना भी कंफ्यूजन है। सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स एजुकेटेड और मिडिल क्लास हो सकते हैं, फिर भी उनका वर्क टेलरिस्ट लेबर प्रोसेसेस के अधीन हो सकता है। 10-12 घंटे काम,
डेडलाइंस, इवनिंग कॉन्फ्रेंस कॉल्स और फ्लेक्सी टाइम के नाम पर देर तक रुकना इसे चैप्टर टाइम स्लेवरी के रूप में दिखाता है। वर्किंग कंडीशंस में माइनिंग का एग्जाम्पल बहुत गंभीर है। लॉज, मैक्सिमम वीकली आवर्स, ओवरटाइम पेमेंट और सेफ्टी रूल्स तय करते हैं, लेकिन स्मॉलर माइंस और क्वारीज में उनका पालन कम हो सकता है। अंडरग्राउंड वर्कर्स फ्लडिंग, फायर, रूफ कोलैप्स, गैसेस और वेंटिलेशन फेयर का सामना करते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ट्यूबरकुलोसिस और सिलिकोसिस जैसी डिजीजेस भी हो सकती हैं। जेंडर और माइग्रेशन भी वर्किंग कंडीशंस को शेप करते हैं। फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स में तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की यंग वुमेन माइग्रेंट्स काम करती हैं। कई बार 10-12 वर्कर्स छोटे रूम्स में रखी जाती हैं और शिफ्ट्स के बीच वही जगह साझा होती है। ये काम कुछ इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक ऑटोनॉमी दे सकता है, लेकिन लोनलीनेस और वल्नरेबिलिटी भी बढ़ाता है। होम बेस्ड वर्क को घर के आराम से कंफ्यूज मत कीजिए। लेस, जरी, ब्रोकेड, कारपेट्स, बिडीज और अगरबत्तीज बनाने वाला वर्क अक्सर विमेन और चिल्ड्रन करते हैं। एजेंट रॉ मटेरियल देता है और फिनिश प्रोडक्ट ले जाता है। पेमेंट पीस रेट पर होती है, इसलिए इनकम बनाए गए पीसेस की संख्या पर निर्भर करती है। बीड़ी इंडस्ट्री की चेन एग्जाम में लिखी जा सकती है। टेंडू लीव्स कलेक्ट होते हैं, फिर टोबैको और लीव्स कॉन्ट्रैक्टर्स के जरिए होम वर्कर्स तक पहुंचते हैं। विमेन लीव्स डैम्पन करके कट करती हैं, टोबैको भरती हैं और थ्रेड से बांधती हैं। कॉन्ट्रैक्टर बीडीज मैन्युफैक्चरर को देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और नेबरहुड पेन शॉप तक प्रोडक्ट पहुंचता है। अब स्ट्राइक्स और यूनियंस। स्ट्राइक में वर्कर्स काम पर नहीं जाते। लॉकआउट में मैनेजमेंट गेट बंद करके वर्कर्स को आने से रोकता है। स्ट्राइक कठिन डिसीजन है क्योंकि वेजेस रुकती है और मैनेजमेंट सब्स्टिट्यूट लेबर ला सकता है। फिर भी अनफेयर कंडीशंस, बेटर वेजेस और यूनियन रिकॉग्निशन के लिए कलेक्टिव एक्शन जरूरी बन सकती है। बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक ऑफ 1982 इसका मेजर एग्जाम्पल है। डॉक्टर दत्ता सामंत की लीडरशिप में लगभग 1/4 मिलियन वर्कर्स और उनके फैमिलीज प्रभावित हुए। स्ट्राइक करीब 2 साल चली। वर्कर्स बेटर वेजेस और अपना यूनियन बनाने का अधिकार चाहते थे। अंत में डेस्परेशन के कारण कई लौटे। लगभग 1 लाख वर्कर्स ने जॉब्स खो दी और कुछ कैजुअल लेबर या दूसरे टाउन्स के पावरलूम सेक्टर में चले गए। तो पूरा चैप्टर हमें क्या सिखाता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन सोशल रिलेशंस बदलती है, पर इनइक्वालिटी समाप्त नहीं करती। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स और बेनिफिट्स हो सकते हैं, जबकि इनफॉर्मल वर्कर्स सिक्योरिटी से वंचित रहते हैं। लिबरलाइजेशन ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटीज लाती है, लेकिन आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और इनसिक्योर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सकती है। एग्जाम के लिए 5 एंकर्स याद रखिए: एलियनेशन, ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लिबरलाइजेशन और आउटसोर्सिंग, जेंडर तथा माइग्रेंट लेबर और होम बेस्ड वर्क। साथ में जॉब रिक्रूटमेंट के पर्सनल नेटवर्क्स, मैकेनाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट पर असर, वर्किंग कंडीशंस और यूनियंस की भूमिका भी जोड़िए। आंसर में केवल डेफिनेशन नहीं, सोर्स के एग्जाम्पल्स और सोशल इम्प्लीकेशंस भी लिखिए। और फाइनल रिफ्लेक्शन, वर्क को केवल इंडिविजुअल चॉइस मत समझिए। कास्ट, जेंडर, रीजन, किनशिप, टेक्नोलॉजी और मार्केट स्ट्रक्चर्स अपॉर्चुनिटीज को शेप करते हैं। फिर वर्कर्स की चॉइसेस, माइग्रेशन, यूनियंस और कलेक्टिव स्ट्रगल्स सोसाइटी को वापस बदलती हैं। यही चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी का सेंट्रल सोशियोलॉजिकल इंसाइट है। आज के एपिसोड को यहीं रोकते हैं। अगली बार रिवीजन करते हुए अपने आसपास किसी ऑक्यूपेशन को ऑब्जर्व कीजिए। वर्कफोर्स की सोशल कॉम्पोजिशन, लेबर प्रोसेस, वेजेस, बेनिफिट्स, सेफ्टी, रेस्ट टाइम और वर्किंग आवर्स के आधार पर। इस तरह चैप्टर सिर्फ याद नहीं होगा, बल्कि सोसाइटी को देखने का एक प्रैक्टिकल लेंस बन जाएगा।